हे माय गर्ल्स, वेलकम बैक टू कुचीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई होप कि आप सभी की स्टडीज अच्छी चल रही होंगी और आप लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे होंगे और इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। मैं आज आप लोगों से ये शेयर कर देती हूँ कि वैसे तो मैं ये सारी बातें हमेशा ही हर वीडियो में कहती रहती हूँ, बट मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना दूं और आप लोगों को और बूस्ट मिलेगा, मुझे खुद को भी और बूस्ट मिलेगा। तो मैं आज बात करने वाली हूँ कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को किस तरीके से अप्रोच करोगे, मतलब द फर्स्ट स्टेप फॉर अप्रोचिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही होना चाहिए कि जिस भी एग्जाम की हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो हम क्यों करना चाहते हैं। मतलब पहला आपका जो क्वेश्चन होगा अपने आप से वो होगा वाई, क्यों आप वो चीज करना चाहते हो, क्या चीज आपको वो करने के लिए अट्रैक्ट कर रही है, या क्या आपका एम है, या आप सिर्फ अपनी लाइफ में सेटल होना चाहते हो, आपके पास अभी जॉब नहीं है और आप जॉब चाहते हो, इसीलिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करके आप बस अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो। कुछ भी रीजन हो सकता है XYZ, तो वो आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लो। उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप होगा जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सिलेबस लेके आना अपने पास। तो आपको सिलेबस ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएगा, इतने सारे सोर्सेज हैं, आप गूगल में सर्च करेंगे आपको सिलेबस का पता चल जाएगा। इसके अलावा जैसे कि बैंकिंग SSC एग्जाम्स होते हैं तो इसमें ऑलमोस्ट और भी बहुत सारे एग्जाम्स के सिलेबस कवर हो जाते हैं। तो अगर आपका एक पर्टिकुलर बैंक में ही जाने का एम नहीं है, जैसे कि SBI का अपना खुद का अलग एग्जाम होता है, तो आप प्रिपरेशन इस तरीके से कर सकते हैं कि आप उसी से रिलेटेड और भी एग्जाम्स को अप्रोच कर सको। जैसे कि बैंकिंग की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप IBPS का एग्जाम देंगे, IBPS PO देंगे, IBPS क्लर्क देंगे। इसके अलावा LIC NIC बहुत सारी इस तरीके की और भी पोस्ट निकलती रहती हैं डिपार्टमेंट्स में, जिसमें कि सिलेबस वगैरह ऑलमोस्ट इसी तरह का एक जैसा रहता है, तो आप और भी एग्जाम्स दे सकते हो। तो आपको अपने पास पूरा सिलेबस रख लेना है, उसको अच्छे से देख लेना है, एनालाइज कर लेना है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, इन चीजों को समझ लेना है। तो दूसरा स्टेप आपका ये रहेगा। तीसरा स्टेप आपका रहेगा कि आप सर्च करेंगे। आजकल YouTube में बहुत सारे ट्यूटर्स हैं, बहुत सारे एडवाइजर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम क्रैक किए हुए हैं। वो आपको बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट बुक क्या होगी, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है इनको सर्च करते हुए कि आपको भटकना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। कम से कम 7-8 वीडियो देख लीजिए अगर आप देखना चाहें, उसमें से कुछ कॉमन पॉइंट्स निकालने की कोशिश कीजिए जो आपको ऐसा लगता है कि मोस्टली सभी इस चीज को फॉलो कहीं ना कहीं कर रहे थे। तो वो निकाल करके आप अपनी एक बुक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए। वैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार बैंकिंग SSC वगैरह के एग्जाम के लिए बुक से पढ़ना जरूरी नहीं है, पर लेकिन मैं कहूंगी कि आप बुक्स लीजिए, क्योंकि बुक से अच्छा साथी मुझे नहीं लगता कोई भी हो सकता है। आपकी सेल्फ स्टडी ही आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करेगी। जैसे कि मैथ्स की बात कर लें तो मैथ्स का टॉपिक आप कोई भी समझ तो लोगे, लेकिन प्रैक्टिस तो आप उसको बुक से ही करोगे। प्रैक्टिस करने के लिए आप अगर अपने सामने एक बुक रखोगे तो आपको बहुत अपने आप में पॉजिटिव फील होगा। कोई भी टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया, वो आपको अच्छे से आ गया, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस उसके ऊपर कर लिए हैं, सॉल्व करके देख लिए हैं, आपसे बन रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो उसकी एक बात ही अलग होती है। तो बुक्स तो लीजिए ही लीजिए, बुक्स का कोई सब्स्टिट्यूट मत बनाइए। भले आपके पास लैपटॉप हो तो भी, भले आपके पास मोबाइल फोन हो पढ़ने के लिए अच्छे से, तो भी बुक्स तो लीजिए ही लीजिए। थर्ड पॉइंट में कहूंगी कि YouTube पर बहुत सारे फ्री ट्यूटोरियल्स हैं। आप एक काम कीजिए, आप कोई भी एक टॉपिक उठाइए, जैसे कि मैथ्स में आपने एक टॉपिक उठाया, उस टॉपिक पर 3-4 ट्यूटर्स की वीडियो देख लीजिए। आपको जो भी ट्यूटर बेस्ट लगे और आपको उस ट्यूटर की बात अच्छे से समझ में आए, वो जो भी एक्सप्लेन कर रहा है, प्लस ये भी देख लीजिए कि सारे ही टॉपिक्स उसने कवर करे हैं कि नहीं, तो आप आर्डेंटली उस टीचर को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। सेम एज जैसे हम स्कूल्स में करते थे, 2-4 ट्यूशंस की, ट्यूटर्स की डेमो क्लासेस लेते थे जाके कोचिंग पढ़ने के लिए। मैंने तो किया था 11th में ऐसा कि मैंने अपनी मैथ्स और फिजिक्स की कोचिंग से पहले 3-4 डेमो क्लासेस ले ली थी, उसके बाद मैं किसी एक टीचर को सिलेक्ट कर पाई थी। तो 2-2 दिन की फ्री डेमो क्लासेस होती थी उस टाइम पे, तो मैं 2-2 दिन हर टीचर पे, मैंने 3-4 अलग अलग टीचर्स पे जाके पढ़ के मैंने देखा
और फिर जाके एक सिलेक्ट किया। तो सेम उसी वे में जैसे स्कूल में हम लोग करते थे, हम लोगों को अब भी करना है। और किसी एक ट्यूटर को एक सब्जेक्ट लिए सिलेक्ट कर लीजिए। हो सकता है कि वो स्पेशल ट्यूटर मैथ्स अच्छा पढ़ाता हो बट रीजनिंग नहीं, तो आप धीरे धीरे करके सारे ही सब्जेक्ट आपको ट्यूटर्स अपने लिए ढूंढ के रख लेने जिनको आप रेफर कर सको, ठीक है। और कभी भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो आप एटलीस्ट उनको सुन के हेडफोन लगा के आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहेगा अपनी स्टडीज को लेके, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि आपने अपने पास सिलेबस रख लिया, अब आपके पास में बुक्स हैं, आपके पास में ट्यूटर्स हैं, आपके सामने आपने सब कुछ प्रॉपरली सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको शुरू हो जाना है। आपको अपना एक बेसिक टाइम टेबल बनाना है। सिलेबस को देखिए, टॉपिक्स को देखिए, और एक अपना 1 ईयर प्लान या 6 मंथ प्लान, जैसा भी आपको लगता है कि आप इतने टाइम में कवर कर सकते हो, वो बनाइए। और पूरे सिलेबस को अच्छे से उस टाइम में डिवाइड कीजिए कि कब आप क्या करोगे। तो बेसिकली अगर आप 1 टाइम में 2 सब्जेक्ट चलाओगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा जैसे कि जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस वगैरह या ऐसे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बेटर रहेगा कि वो 2 सब्जेक्ट साथ में चलाएं। जैसे कि मैं भी अभी 2 सब्जेक्ट साथ में लेके चल रही हूँ, क्योंकि इससे आपको बोर्डम नहीं होगा, एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते मोनोटोनस नहीं लगेगा। और अगर आप बैंकिंग वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं। जैसे कि मंडे को मैथ्स और रीजनिंग पढ़ लिया, तो ट्यूसडे के लिए आपने जीएस और इंग्लिश रख लिया। फिर वेडनेसडे आया तो फिर आप उस दिन मैथ्स और रीजनिंग पढ़ो। तो इस तरीके से आप अपने टाइम टेबल और डेज को स्लॉट वाइज डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रॉपर स्टडी बनी रहे और एक पेस बना रहे और कोई भी चीज मिस ना हो और आपको बोर्डम भी फील ना हो। बहुत इंटरेस्ट आता रहेगा पढ़ने में ऐसा करने से। तो बाकी जैसे मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैंने इस समय 2 सब्जेक्ट लिए हुए हैं। मेरा एक पॉलिटी चल रहा है और दूसरा मेरा साइकोलॉजी चल रहा है। तो अभी तक तो मेरी बुक्स नहीं आई है, बट मैंने ऑनलाइन पढ़ना ही शुरू कर दिया साइकोलॉजी को। नेक्स्ट एडवाइस मेरी हम सभी हाउसवाइफ्स के लिए ये रहेगी कि काम में बहुत ज्यादा आप इंडल्ज मत हो जाइए। जैसे कि हम सोचते हैं ना, यार घर के काम के साथ साथ पढ़ाई कैसे मैनेज करें, कैसे हो पाएगा, हम नहीं पढ़ पाएंगे। अब आपको अपना पूरा फोकस शिफ्ट करना है कि मैं पढ़ाई तो मुझे करनी ही करनी है, बट मैं घर का काम कैसे मैनेज करूं। मतलब अगर आपको टेंशन लेनी ही है, फिक्र करनी ही है, तो पढ़ाई की मत कीजिए, घर के काम की कीजिए। पढ़ाई तो आप दिमाग में ये बिठा के रखिए कि वो तो करनी ही करनी है, वो तो एक प्रोमिनेंट सी चीज है, वो कहीं नहीं जा सकती। बट घर का काम आपको कैसे मैनेज करना है, अब आपको टेंशन इस चीज की लेनी है। ओके, अपना जो फोकस है आपको इस तरीके से शिफ्ट करना है। मैंने यही करके रखा हुआ है और यकीन मानिए कि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है घर का काम मैनेज करने के लिए। और थैंक्स टू माय हस्बैंड कि वो एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन हाँ, पढ़ाई में मुझे कोई ऐसी सच प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि मेरा मेन फोकस अब वो है कि मुझे वो तो करते ही रहना है। और इधर मैं धीरे धीरे करके ट्राई कर रही हूँ कि मैं बेटर वे में मैनेज करती चलूं। और अब तक बहुत से लोगों को शिकायत थी कि मेरे पास मेड है तो मेरे लिए इजी है। तो हाँ, जब तक मेड आ रही थी तब तक तो हाँ था कि मुझे उतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था, बट अब तो नहीं आ रही है और काफी टाइम से नहीं आ रही है, तो मैं अभी भी उसको मैनेज कर रही हूँ। हाँ, ये जरूर है कि मैं टायर्ड हो जाती हूँ और चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज में नहीं कर पाती हूँ घर के काम को। तो उस पर मैं अभी भी काम कर रही हूँ और करती रहूंगी बस, क्योंकि वही चीज है जिस पर मुझे काम करना है। बाकी दूसरी जो चीज है वो तो अब मेरे लिए एक मेरा लाइफ का एक पार्ट हो गई है, वो मुझसे अलग नहीं हो सकती। और अगर आप हाउसवाइफ के साथ साथ एक मॉम भी हो या फिर वर्किंग वुमेन हो, वर्क फ्रॉम होम करते हो, या फिर आपकी गवर्नमेंट पहले से जॉब है, बहुत सारे मेरे साथ जो फ्रेंड्स हैं उनकी पहले से जॉब भी है, गवर्नमेंट या प्राइवेट कहीं भी वो पहले से जॉब भी कर रहे हैं, तो आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से इस तरीके से मैनेज कीजिए। जैसे कि बच्चा सो रहा है तो आप सुबह उठ के जल्दी पढ़ लीजिए, नहीं तो रात में 2 आवर्स निकाल लीजिए बेबी के सोने के बाद में, उस टाइम पे पढ़ लीजिए। क्योंकि देखिए, बेबी तो हमारी प्रायोरिटी रहेगा ही रहेगा। अगर हम बेबी पे ध्यान नहीं देंगे और वो इस समय ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा और हम लोग उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये भी ठीक होगा। क्योंकि हमने ही ये ड्यूटी भी ली है ना, बच्चा तो हमारा ही है ना, तो इसीलिए उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो हमें पूरी पूरी निभानी ही है। और उसमें बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत हो, चिड़ो मत। भले ही स्टडी को आप 1-2 आवर दो, धीरे धीरे ऐसे शुरू करो, अपने टाइम टेबल इस तरीके से सेट करो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी का जो सिनेरियो उस हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करो। फिर धीरे धीरे आपको लगे कि जैसे बेबी बड़ा होता जा रहा है और ज्यादा आपको टाइम मिलने लग रहा है, तो धीरे धीरे टाइम टेबल्स को भी चेंज करते चलो। ऐसा मत करो कि एक टाइम टेबल बनाया तो उस पर बिल्कुल स्टिक ही रहना है। अगर उससे भी बेटर कोई वे मिल रहा है तो उस पे जाओ।
टाइम टेबल बेसिकली है आपको आपकी स्टडीज को सपोर्ट करने के लिए, बट टाइम टेबल को फॉलो करने के चक्कर में अगर आप बहुत प्रेशर में आ रहे हो तो वो मत करो। अपनी स्टडी पे पहले फोकस करो, वो टाइम टेबल अपने आप फॉलो होता रहे। इस तरीके का एक टाइम टेबल बनाओ जो कि थोड़ा ईज में भी हो, और धीरे धीरे करके अपनी लिमिट्स को आप पुश भी करते रहो अंदर ही अंदर। ठीक है, छोटा छोटा टास्क खुद को एक्स्ट्रा में देते ही रहो अपने अंदर ही अंदर, जिससे कि आपकी लिमिट्स पुश होंगी और आप और ज्यादा से ज्यादा वर्क अपने आप से निकाल पाओगे। जैसे कि हमारे पेरेंट्स भी हम लोगों को फोर्स करते थे, मोटिवेट करते थे, ऐसे ही अब हमें खुद को करना है। खुद को फोर्स करना है, खुद को मोटिवेट हमेशा ही करते रहना है, और खुद को डांटते भी रहना है, यार क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं पागल हूँ क्या। मैं तो खुद से इस तरीके से बोलती हूँ कि मैं पागल हूँ क्या, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ, और फिर एक दिन बस मैं यूं ही बैठ जाऊं आलस में और अपना ठीक से प्रॉपरली कुछ भी पढ़ाई वढ़ाई ना करूं, तो क्या ये मेरे लिए अच्छा है, फिर मेरी लाइफ रह क्या जाएगी। तो इस तरीके से खुद ही को मतलब एक दूसरे पर्सन की तरह ट्रीट करके आप अपने आप से काम निकलवा सकते हो अच्छे से अच्छा। उस तरीके से अपने आप को लालच दो, कुछ भी करो, बट खुद से काम कैसे निकलवाना है ये भी हमको आना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों से तो काम निकलवा लेते हैं, बट मेन चीज वो है कि आपको अपने आप से अपना मैक्सिमम काम निकलवाना आए, वो सबसे बेस्ट चीज होगी। इससे क्या होगा ना, आपकी एक अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही होगी जिसमें मजा भी आ रहा होगा बहुत ज्यादा लाइफ में जीने में, और आपकी जो बाहर की लड़ाइयां हैं, मान लीजिए बाहर आपकी किसी से भी नहीं बनती है या लड़ाइयां होती है, वो अपने आप खत्म हो जाएंगी जब आप अपने आप से ही कॉम्पीट करना शुरू कर दोगे या फिर अपने आप को ही पुश करना शुरू कर दोगे, तो बाहर की बाकी सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें मैं हमेशा ही शेयर करती रहती हूँ, बट आज मैंने फिर से कर दी हैं। आई होप आप लोगों को फिर से बूस्ट मिलेगा, मुझे खुद को मिलेगा, क्योंकि जब मैं आप लोगों से ये सब चीजें शेयर कर रही होती हूँ तो मैं अपने अंदर, आप लोग मेरी स्माइल देख सकते हैं कि मैं खुद भी बूस्ट हो रही होती हूँ। और बाकी आप लोगों को वैसे तो सबको पता ही है, बट जो अगर नए अभी आए हैं तो मैं उनको बता दूं कि मैंने अपना 1 ईयर प्लान ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, और ये देखिए आप लोग, मैंने अपनी बुक लिस्ट भी प्रिपेयर करके रखी हुई है कि किस तरीके से मुझे अपना पूरा ये सब कंप्लीट करना है सिलेबस। तो ये मैं हमेशा अपने पास अपने बगल में रखती हूँ, जिसको कि मैं डेली उठ के सबसे पहले देखती हूँ और अपने आप को बूस्ट करती हूँ कि मुझे ये करना है। सो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।